आपको मैं कुछ ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जो क्लिक में रिवीजन होगा और क्लिक में आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये भरोसा रखिए आप। तो आ गए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करने, लेकिन इस बार कुछ अनोखे तरीके से स्वागत करना है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि जेपीएससी जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए तैयार हैं सिविल सर्विसेज का। और उन्होंने अपना नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जो एग्ज़ाम का डेट है वो आपका जा करके 17 मार्च को है, प्री का 17 मार्च 2020 को आपका एग्ज़ाम का डेट उन्होंने अनाउंस किया है। जहां फॉर्म फिलअप का डेट आपका जो है 1 फरवरी 2024 को है ना रख दिया है ना। प्री जो है आपका कंडक्ट कब होगा? 17 मार्च को, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम है। आज जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी में ही आपके पास 1 महीना समय है, उसके बाद मार्च में आपका प्री का एग्ज़ाम आने वाला है। तो यहाँ पर हड़बड़ाने की बात आ जाती है, तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जो क्लिक में रिवीजन होगा और क्लिक में आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये भरोसा रखिए। आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इतना जल्दी में पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात, इतना जल्दी में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है कि इतना कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप किताब खोल के बैठ रहे हैं डर से, तो आपको किताब खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फटाफट होगा, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना कितना सीट निकला है, फटाफट में, छोट ब्रीफ में थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले बात करेंगे तो डिप्टी कलेक्टर उप समहर्ता के लिए 207 सीट निकाला है, ठीक है ना, 207। वहीं पर अगर पुलिस अधीक्षक की बात किया जाए तो यहाँ पर 35 सीटें निकाली है। राज्य कर अधिकारी यानी कि रेवेन्यू की बात की जाए तो 56 सीटें निकाली है। वहीं पर अगर कर अधीक्षक यानी कि जेल सुप्रिटेंडेंट की बात किया जाए तो 2 सीटें निकाली है, ठीक है ना। यानी कहीं कहीं पर कम, कहीं कहीं पर ज़्यादा, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जो है आपका 207 सीट निकाल रहा है। ये बहुत भारी जो है ना सीट निकाला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा विभाग में, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में जो क्या कितना निकाला है, 10 सीट निकाला गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिला समादेष्टा में मात्र 1 ही सीट निकाला है, जो सबसे कम है, ठीक है ना। उसके बाद 7वें नंबर में सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 8 निकाला गया है ना। पशुपालन विभाग में कितना निकाला गया है? 8 निकाला गया है। और उसके बाद श्रम अधीक्षक यानी कि लेबर सुप्रिटेंडेंट जो है, लेबर सुप्रिटेंडेंट के लिए 14 सीटें निकाली है, ठीक है। वहीं पर 9वां नंबर पोस्ट जो है और सेकेंड लास्ट है ये कि प्रोबेशन अधिकारी के लिए कितना निकाला है? 6 सीट निकाला गया है, ठीक है। और वहीं पर लास्ट जो होता है 10 सीट, इन 10 पोस्ट निकाला गया है। 10वें पोस्ट पर 3 सीट निकाला गया है, जो निरीक्षक उत्पाद है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। यानी कि टोटल में 10 पोस्ट निकाला गया है ना। और 10 पोस्ट में मिला करके कुल जो है वो 342 सीट निकाला है। टोटल में 342 सीट निकाला है। हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, इसको लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। जो हम मेन चीज़ों के लिए लेके आए हैं कि आपको जो है क्या दिलाना है, कि ऐसा कोई ट्रिक दिला देना है जो अगर पढ़े हुए हैं आप तो क्लिक में आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। या तो फिर अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा बहुत तो वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा, आपको बेसिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर 5400 मिलने वाला है ग्रेड पे। 5400 मतलब ग्रेड पे बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, समझ में आ गई बात। अगर सबसे बड़ी तो पद की बात आती है, तो उससे पहले छोटा सा आपका समय लेकर के हम आयु सीमा को बता देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है ना। एज को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है ना। क्या हुआ है, तो जैसे हम लोग का पहले था 21 साल, है ना, तो 21 साल अभी भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन जनरल का जो है वो 35 साल है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज 35 साल है, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए अलग अलग डेट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं तो 35 साल आपका एज लिमिट है मैक्सिमम। 35 साल के बाद आप नहीं डाल सकते हैं, समझ में आ गई बात। 5 अटेम्प्ट तो होता है। चलिए अब बात करते हैं कि कब वो 35 साल और कब वो 21 साल माना जाएगा। तो जो न्यूनतम सीमा है उम्र का, वो कौन सी तिथि से देखा जाएगा? 1/8/2024 से, है ना। वो 21 साल को इससे कनेक्ट किया है और 35 साल को यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा इस डेट पर देखा जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर बात किया जाए
यहीं पर अगर बात किया जाए कि अदर जो कास्ट होते हैं जो कि रिजर्वेशन के साथ हैं, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट है एज में, ये भी देख लीजिए। स्किप मत कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए मत, आराम से आपका निकलेगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ, ठीक है ना। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट यानी कि ईबीसी में एनेक्सर 1 और बैकवर्ड कास्ट का एनेक्सर 2, इसका जो है पुरुषों का 37 साल दिया है, ठीक है ना, पुरुष लोगों का 37 साल दिया है। और उसी में अगर महिला की बात किया जाए तो महिला में चाहे वो अनरिजर्व हो, है ना, यानी कि जनरल कैटेगरी से हो या फिर ईबीसी से हो या फिर बैकवर्ड कास्ट का एनेक्सर 2 से हो, उसके लिए 38 साल यानी कि 1 साल और ज़्यादा दिया है। यानी कि टोटल में कितना था जनरल के लिए 35 साल, यहाँ 35 साल से यहाँ क्या किया है 2 साल का इजाफा किया है, और यहाँ पर जो है 3 साल का इजाफा किया है महिलाओं के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर यदि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 साल है ना, लेकिन अच्छा खासा है, यानी कि 5 साल का एकदम पूरा का पूरा 5 साल यहाँ पर क्या मिल जाता है, उसको बेनिफिट मिल जाता है रिजर्वेशन में। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन, खैर इसके लिए दिव्यांग लोगों के लिए है ना, एज रिलैक्सेशन इसमें 10 साल का मिल जाता है। और एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो आपको 5 साल मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि इससे पहले कहीं काम किए हुए हैं, जैसे कि अग्निवीर वगैरह हो गए, वो 4 साल में रिटायर कर जाते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, क्या आ रहा है एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिटेशन क्या होगा पढ़ाई का, उस चीज का। तो सबसे पहली बात हम लोग सीधा उठ के आ गए कहां पर, एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसके ऊपर। तो सिलेबस जो है वो जैसे था पहले वैसे ही है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग डिटेल से, लेकिन पढ़ना क्या है ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर स्किप मत कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बस। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हमारा पहले का सिलेबस था उसी तरह से है। जो सिलेबस है वो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम लेगी, है ना, प्री में, ठीक है, 3 फेज में लेगी, मेंस में एक अपडेट है ना, वो अपडेट मैं बता रहा हूं आपको, बस जाइएगा कहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद एक आ जाएगा इंटरव्यू और प्री जैसे का तैसे वैसे ही है। मेंस की बात करें तो मेंस में एक पेपर को थोड़ा सा फेरबदल किया है कि पहले जो है रीजनल पेपर यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज जो था उसमें एक था कि आप हिंदी इंग्लिश के साथ बचना चाहते थे, लेकिन वहां पर वो नहीं था, लेकिन अब आप बच सकते हैं। और इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा मेंस के लिए, है ना, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल प्री पर फोकस कीजिए क्योंकि हमको अभी प्री निकालना है, समझ में आ रही है बात। तो प्री की बात किया जाए तो प्री में जो है 2 पेपर होते हैं, हम लोग को पता है, दोनों पेपर 200 नंबर करके होते हैं, 2 घंटा करके होते हैं, ठीक है ना। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो झारखंड के बारे में काफी जानते हैं, ठीक है ना। और मूल पेपर इसीलिए बोलते हैं कि झारखंड को जो अच्छे से समझ लिया वो क्वालिफाई कर लेते हैं प्रीलिम्स। जीएस पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ कहां से आएंगे, झारखंड से रिलेटेड आएंगे, है ना। झारखंड के ज्योग्राफी हो गए, झारखंड के पॉलिटी हो गए, झारखंड के इकोनॉमिक्स हो गए, झारखंड के हिस्ट्री हो गए, झारखंड के करंट अफेयर्स हो गए। और करंट अफेयर्स में आप लोग परेशान नहीं होइएगा, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, मैं जो आपको बता रहा हूं बस वहीं से पूछेगा करंट अफेयर्स, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बस वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। जीएस पेपर 2 में झारखंड से सिर्फ रिलेटेड चीजें पूछेगी, है ना, जितना भी चीजें हैं झारखंड का, जितना भी सिलेबस में आपका है ना, सारी चीजें आपको मैं एक घोल करके दे दूंगा, बस इतना पढ़ लीजिए, बस आपका प्रीलिम्स क्लियर। 1 महीना का डोज, है ना, 1 महीना का टेबलेट आपको दे देंगे, कैप्सूल आप खा लीजिए, चले जाइए। लेकिन जीएस पेपर 1 में जो है ना, जीएस पेपर 1 में थोड़ा सा ट्रिक वाला दिमाग है ना, दिमाग लगाना है कि जीएस पेपर 1 में जो इंडिया के बारे में पूछता है, नेशनल पूछता है, इंटरनेशनल पूछता है, नेशनल इवेंट्स पूछता है करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स पूछता है, नेशनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सारी चीजें जो है पूछा जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, लेकिन नेशनल हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी, ये सारा चीजें पूछेंगे, देश के बारे में पूरा पूछेंगे। लेकिन इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें कम से कम 10 नंबर जो है झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है ना। वो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है जनरल अवेयरनेस के लिए होते हैं, है ना। यहां से आपका अगर 10 नंबर 10 क्वेश्चन का हो गया और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, प्रत्येक सही आंसर पर 2 नंबर मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 नंबर मिलेगा, तब का कितना जाकर के हो जाएगा 20 नंबर। और यहां से
आपका कितना 100 नंबर में से अगर आप 80 क्वेश्चन भी सही बनाते हैं, अगर 2 नंबर करके मिला तो 160 नंबर, यानी कितना मिल जाएगा 180 नंबर आपको मिल जाएगा, और ये आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा देगा, है ना। और बाकी जो है वो नेशनल से आप बना ही लेंगे, नेशनल हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी से अगर यदि आप 50 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो 50 दूना 100 नंबर और यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। आपको मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो कितना लगभग 280 नंबर हो जाएगा और आपका आराम से प्रीलिम्स आंख बंद करके हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपको वही 2 घंटा मिलेगा, 200 नंबर का मिलेगा। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 5 क्वेश्चन है एंसेंट हिस्ट्री से, 5 नंबर है मेडिवल हिस्ट्री से और 3 नंबर है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। तो पढ़ना क्या है, एंसेंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एंसेंट हिस्ट्री में आपको ऊपर ऊपर फ्लो पार करना है, क्योंकि स्टेट पीसीएस है आपका, जो है यूपीएससी का एग्जाम है नहीं, आपको अंदर घुसना है। क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, है ना, आपको क्वेश्चन आने वाला है यहां से, है ना, ऊपर ही ऊपर आने वाला है। और वो सारी चीजें जो हाल फिलहाल में थोड़ा सा हलचल में रहा है वहां से क्वेश्चन उठा करके दे देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी क्या चीज में बाबर के बारे में पूछा जा रहा होगा, क्योंकि राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ, है ना, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबर ने बनाया था, तो उससे मुगल काल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे एग्जाम में। मुगल काल से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और ज्यादा लंबा मुगल काल का नहीं रहेगा, थोड़ा राजा का, थोड़ा जो है ना, आप देख लीजिए जितने भी मुगल बादशाह रहे हैं, सम्राट रहे हैं, उसका सारा का सारा आप जो है नाम देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह थे और नहीं थे, ठीक है ना, कौन सा मॉडर्न पीरियड तक कौन कौन से मुगल बादशाह थे, आपको यहां तक देख लेना है, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न टाइम में भी मुगल शासक थे, है ना, जिसको गिरफ्तार करने के बाद, है ना, ब्रिटिशर्सों ने दिल्ली पर अपना कब्जा अच्छे तरीके से जमा लिया था, है ना। किस तरीके से, तो हड़प नीति से, है ना। अब सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा क्लासेस में, है ना, अभी यहाँ पर उतना बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। तो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछने वाली बात है नहीं, तो हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री से वैदिक सभ्यता देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए कि वैदिक सभ्यता का क्या प्रयोजन था, किस तरह से वैदिक सभ्यता में सरकारें चलती थी, दरबार कैसे होता था, महिलाओं की कितनी भूमिका थी, ये सारा चीज मोटा मोटी चीजों से पार कर देगा, है ना। मॉडर्न में आपको जो है थोड़ा सा फ्रीडम फाइट से आपका चलेगा। फ्रीडम फाइट में झारखंड पर क्या असर पड़ा था, आपको एक चीज और बता दें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़िए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़िए, चाहे पॉलिटी ऑफ इंडिया पढ़िए, गवर्नेंस पढ़िए, जो भी पढ़िए, इतना दिमाग में रखिएगा, सारी चीजों से प्रभावित कौन होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए। इन सारी चीजों का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए, झारखंड पर पड़ना चाहिए। एंसेंट टाइम में झारखंड में क्या हुआ था, जो जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन के समय झारखंड के आसपास में कहां हुआ था, या फिर झारखंड में कहां हुआ था, या किस प्रकार से हुआ था, महात्मा गांधी कितना बार आए थे झारखंड में, किस किस जगह पर उन्होंने मीटिंग किया, ये सारा क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा पढ़ना है नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री में मैपिंग देख लीजिए, सबसे पहली बात, है ना, मैप देख लीजिए। उसके बाद मैप में क्या देखना है, कौन कौन सा जगह है, प्लेटू है, कहाँ पर आपका हिली एरिया पड़ता है, कहाँ पर आपका पठारी एरिया पड़ता है, किस जगह पर आपका जो है मैदानी क्षेत्र पड़ता है ना। झारखंड का किस तरह संबंध रहा है, ज्योग्राफी में झारखंड को किस तरह से देखा गया है, जंगल था तो कौन कौन सा राजा किस प्रकार से इसको यूज किया गया है। और हिस्ट्री में भी ये चीज देखेंगे आप, सबसे मैक्सिमम चीज देखेंगे अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हिस्ट्री में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि झारखंड जो है दक्षिणी बिहार के नाम से उस समय जाना जाता था, ठीक है ना। झारखंड में बहुत ज्यादा संपदाएं हुआ करती थी, प्राकृतिक संपदा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में। तो ऐसा इंडियन पॉलिटी में सबसे पहली बात तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई समझौता नहीं, है ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी समझौता नहीं। यहां पर सबसे ज्यादा अभी बात आती है किसका, सीएम, है ना, और किस चीज का, गवर्नर का, ठीक है ना। इस दोनों चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल में, क्योंकि गवर्नर अभी फटाफट चेंज हुए हैं, है ना, और यहाँ के जो गवर्नर रहे हैं, ठीक है ना, वो अभी राष्ट्रपति भी हैं देश के, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपल्स यानी कि स्थानीय निकाय का जो सरकार है, उससे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा मोड़ा आपका दिमाग से भी हो जाएगा कि किस तरह से आपको गवर्नेंस को हैंडल करना है, ये आपका मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको दिमाग कम लगाना है, मैक्सिमम दिमाग 1 नंबर और 3 नंबर पर लगाना है। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी से क्वेश्चन कम आए ज़्यादा आए कोई मतलब नहीं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा और आपको ये चीज़ करना होगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 नंबर पर ध्यान देना है बहुत फोकस तरीके से। जनरल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन है 15 नंबर का, जैसे हिस्ट्री से था। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या देखेंगे, जनरल साइंस, इसमें ज़्यादातर जो है बायो का क्वेश्चन आता है। बायो का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। और फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्पेस से आएंगे या फिर यहाँ वहाँ से क्वेश्चन दे ही देते हैं। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये तीनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बताए थे F नंबर में झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी कि झारखंड से जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज जो हम अभी बताने वाले हैं सेकंड पेपर में, उसी के अंदर ये आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन पक्का है, यानी कि गुना 2, यानी कि 20 नंबर तक का यहाँ से पक्का आने वाला है, ठीक है ना। अब आपका करंट इवेंट में कुछ नहीं पढ़ना है भाई लोग, पीछे 6 महीने का मत पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूँ 6 महीने का मत पढ़ो। करंट इवेंट में बस वही पढ़ो जैसे कि अभी जैसे ईडी है फोर्स में, तो ईडी के जो अभी अध्यक्ष हैं उसके बारे में पूछ देंगे, ठीक है ना, या फिर ईडी का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में पूछ देंगे। इस तरह से चीज़ें है ना पूछेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है अभी तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, तो पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट में, ठीक है ना। कौन से देश के साथ किस तरह का रिलेशन है, जैसे अभी हमारा मालदीव के साथ जो है ना रिलेशन बहुत खतरनाक चल रहा है, यानी कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं लक्षद्वीप के बीच पर सिर्फ 2 राउंड चक्कर लगा दिए तो मालदीव का जो है अर्थव्यवस्था गिर गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है ना, कि मालदीव से रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड, कि मालदीव में जो है प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें हैं ना, कि वहाँ पर जो हमारे राजदूत या राजनयिक रहते हैं तो उनका किस तरह का व्यवस्था है, क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पूछा जा सकता है। कौन है राजदूत, कौन है राजनयिक, ठीक है ना, ये सारी चीज़ पूछा जा सकता है। अब एक चीज़ और आपको बता रहे हैं यहाँ पर नंबर उठाने का सबसे बढ़िया तरीका, कि ह्यूमन राइट्स से आप कर लीजिएगा क्वेश्चन, ह्यूमन राइट से क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। ईवीएस से थोड़ा सा लगेगा थोड़ा सा ताकत, लेकिन थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटा छोटा चैप्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, है ना, उसके बाद ह्यूमन राइट्स हो गया, है ना, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एजेंसी हो गया, कौन सा एजेंसी क्या क्या काम करता है, उसका अध्यक्ष कौन है, किस तरह से चीजें चलती है, थोड़ा सा ओवरव्यू में देख लेना है। अब बात आती है जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए आपको मैं अलग से एक वीडियो दे देता हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। जनरल स्टडीज पेपर 2 का जो है हम एक नया फ्रेश से वीडियो बना करके डाल दिए हैं चैनल पर, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, है ना, जा करके उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर विजिट करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही जनरल स्टडीज 2 ही है, ठीक है ना। इसके बिना आपका जेपीएससी का कुछ एक कंकड़ भी नहीं हिलने वाला, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।